चलिए कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी पहाड़ी है? तो याद रखना चित्रकूट पहाड़ी है। कौन निर्माता कौन है? तो निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने। उपनाम है राजस्थान का गौरव है। इसे कहते हैं दक्षिण वे मालवा का सीमा का प्रहरी बोलते हैं। दक्षिणी वे मालवा की सीमा का प्रहरी बोलते हैं। सीमा का प्रहरी है, यानी दक्षिणी सीमा का प्रहरी कह दो या फिर मालवा की सीमा का प्रहरी कह दो या दक्षिणी राजस्थान का इसे प्रहरी कह सकते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है। दक्षिणी राजस्थान का प्रहरी, दक्षिणी राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसे प्रहरी बोलते हैं। याद रखना है इस दुर्ग को और आता है तो ये याद रखना राजस्थान का गौरव तो अपन कह चुके हैं। दक्षिणी वे मालवा की सीमा का प्रहरी दक्षिणी राजस्थान का प्रहरी है। और यहां से पूछा जाए तो याद रखना इसको चित्रकूट दुर्ग भी बोलते हैं। चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी अपन जानते हैं, चित्रकूट दुर्ग। ठीक है, ये कौन से पहाड़ पर बसा हुआ है? तो याद रखना ये जो पठार है, इस पठार का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है एक्चुअली में कौन से पठार पर बसा हुआ है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार पर बसा हुआ है। कौन से पठार पर है? तो याद रखना मेसा का पठार है। मेसा का पठार, मेसा के पठार पर स्थित अपना दुर्ग है। और ये दुर्ग कौन सा है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। फिर बात आती है कि सर इसका जो आधुनिक निर्माता है वह आधुनिक निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अब से पूछा जाए कि आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक जो निर्माता है प्यारे विद्यार्थी वो है महाराणा कुंभा। आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा है। काफी गजब के प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों इस दुर्ग से कि महाराणा कुंभा ने जो है वो इस दुर्ग के विकास के लिए इस दुर्ग में बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी जिसका निर्माण करवाया था इन्होंने, इसलिए इन्हें आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कहा जाता है। बाकी निर्माता कौन है? तो याद रखना चित्रांगद मौर्य है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर यह राजस्थान का एक सबसे बड़ा जो है वो याद रखना लिविंग फोर्ट है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। याद रखना सबसे बड़ा क्या है? याद रखना लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। याद रखना राजस्थान में जो दुर्ग होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग ये हैं क्योंकि इस दुर्ग में कृषि की जाती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है? तो याद रखना इसी दुर्ग में की जाती। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती, जिसमें कृषि की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है प्यारे विद्यार्थियों? कृषि की जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, जो भी चीज आपको समझ आ जाए एक बार जरूर कमेंट करके बताते रहे। बिल्कुल मेसा का पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और राजस्थान का गौरव कहते हैं। दक्षिणी में मालवा की सीमा का प्रहरी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान का प्रहरी है। चित्रकूट दुर्ग के नाम से अपन इसे जानते हैं। फिर बात आती है सर इस दुर्ग की जो आकृति है, एक्चुअल में इस दुर्ग की आकृति कौन सी है? इस दुर्ग की आकृति के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये जो दुर्ग है इसकी आकृति कौन सी है, तो याद रखना इसकी आकृति वेल मछली के समान। कैसी है? वेल मछली के समान, वेल मछली के समान। ये जो दुर्ग है एक्चुअली में किसके समान है? वेल मछली के समान है। या फिर याद रखना ये टोपी नुमा दुर्ग है। कौन सा नुमा है? टोपी नुमा दुर्ग है। राजस्थान का वेल मछली के समान दुर्ग, टोपी नुमा दुर्ग कौन सा दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसके अंदर जहां पर जनसंख्या रहती है, यानी ये लिविंग फोर्ट है। दूसरा अगर आपसे लिविंग फोर्ट पूछे तो याद रखना मैं यहाँ लिख देता हूं, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। याद रखना है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वो हो जाएगा आपका जैसलमेर का किला, जिसे हम बोलते हैं सोनार का किला। सोनार का किला कहते हैं। और ये किला कहाँ है? तो याद रखना ये जैसलमेर में, जिसे जैसलमेर का किला भी कहा जाता है।
यहां पर भी याद रखना निवास करते हैं लोग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी लोग निवास करते हैं। चित्तौड़ के अंदर तो जनसंख्या पब्लिक रहती ही है, लेकिन इस दुर्ग के ऊपर भी जो है वो लोग रहते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। पहाड़ी कौन सी, चित्रकूट पहाड़ी है। निर्माता कौन है, चित्रांगद मौर्य है। उपनाम क्या है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का एक सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग में कृषि की जाती है। फिर ये मेसा के पठार पर स्थित है। इसकी आकृति वेल मछली के समान है। टोपी नुमा दुर्ग है। त्रिकुट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप। फिर अपन आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन आगे, चलेगा। आगे हम चर्चा करते हैं तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसके बारे में एक कहावत आती है। कहावत यह है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, याद रखना, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ैया है। बाकी सब गढ़ैया है। यानी चित्तौड़गढ़ गढ़ों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बारे में आता है, याद रखना, ये जो दुर्ग है आपके धानवन दुर्ग और जल दुर्ग को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणी के अंदर इस दुर्ग की जो है वो गणना की जाती है, याद रखना। तो याद रखना है, धानवन दुर्ग या जल दुर्ग को छोड़ करके, जल दुर्ग की श्रेणी को छोड़ करके, श्रेणी को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणी में इस दुर्ग की गणना की जाती है। बाकी सभी श्रेणी में इस दुर्ग की गणना की जाती है। श्रेणी में इस दुर्ग की गणना की जाती है। इस दुर्ग की गणना की जाती है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो दुर्ग रहा है, इस दुर्ग के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो काफी लंबा चौड़ा इस दुर्ग का क्या रहा है, इतिहास रहा है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे दुर्ग हुए प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने अपनी एक विशेष जो छाप है वो छोड़ी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा किला रहा है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहां पर बहुत विशेष प्रकार की घटना व्याप्त हुई थी। जिसमें हम देखते हैं चित्तौड़ के अंदर एक सबसे बड़ी घटना हुई है, वो हुई है साके की। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको पता होगा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण साके हुए हैं, 3। और सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो भी आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है। सर्वाधिक साके वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ है, ये भी याद रखना है। इस दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यह भी कभी प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में यूनेस्को की सूची में कितने दुर्ग शामिल हैं, तो याद रखना 6 किले हैं। तो 2013 की बात करते हैं अपन। 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के कितने किले हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो याद रखना 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। 6 किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। शामिल किया गया। अब 6 किले कौन कौन से हैं, तो उसकी हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है तो समझेंगे, TRIC। ट्रिक है 2 किलो तो चीकू हैं, 3 किलो गाजर हैं और 1 किलो आम है। आपको एक बाजार में जाना है और बाजार में जाकर के आपको प्यारे विद्यार्थियों क्या लाना है, 2 किलो चीकू लेकर आना है, 3 किलो गाजर लेकर आनी है और 1 किलो आपको आम लेकर आने हैं।
ये लेकर आ जाओगे तो आपको 6 किले जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे देखते हैं। देखो, चीज से अपना होता है चित्तौड़गढ़, चीज से होता है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक सर, चीज से चित्तौड़गढ़ का किला समझ चुके हैं, पहला हो गया। दूसरा याद रखना है, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। ये जो कुंभलगढ़ का किला है एक्चुअल में आप सबको पता है कुंभलगढ़ में ये दूसरा किला है। तीसरा होता है वो होता है गागरोन का किला, गागरोन का किला है। और गागरोन का किला आप सभी जानते हो कहां पर है, तो ये झालावाड़ के अंदर है, गागरोन झालावाड़ है, बिना नींव का दुर्ग है। ये हो गया अपना तीसरा दुर्ग। चौथा दुर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना वो है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग है, जिसे सोनार का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार का किला। फिर प्रश्न आएगा आगे, रे से हो जाएगा आपका रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। और आ से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आमेर का किला, आमेर का किला है। ये इस प्रकार से 6 किले हो जाते हैं। कितने किले होते हैं? 4, 5 और 6, यानी 6 किले जो है वो किसमें शामिल किए गए हैं? यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। देखिए एक बार पुणे में आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा है। हाँ, चिक्कू गाजर आम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और आमेर का किला है, रणथंबोर का किला है, जैसलमेर है, आपका गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ का किला है, और आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ है। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं, वापस देखिएगा। हमने पढ़ा है, वो पढ़ रहे अपन कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं? चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ में है। ऐसा कभी प्रश्न आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखना ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। इसका निर्माता कौन है? तो याद रखना इसका जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। सर इस दुर्ग के उपनाम क्या है? तो याद रखना इस दुर्ग के उपनाम है राजस्थान का, इसे कहते हैं गौरव। दक्षिण वे मालवा सीमा का क्या बोला जाता है? प्रेरी, या दक्षिणी सीमा का प्रेरी कहते हैं। इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से अपन जानते हैं। इस दुर्ग की आकृति पूछी जाए तो याद रखना वेल मछली के समान इसकी क्या है? आकृति। इसकी टोपी नुमा आकृति भी बताई जाती है। कौन से पठार पर है? तो याद रखना मेसा के पठार पर है। ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आधुनिक निर्माता पूछा जाए तो याद रखना महाराणा कुंभा जो है उनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लोग रहते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दूसरा, तो वो दूसरा जैसलमेर है। फिर हमने बात करी, कहावत है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है। दानबंद दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणी की दुर्ग में इसकी गणना होती है। 2013 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 6 किलो को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से 2 किलो चीकू है, 3 किलो गाजर है, 1 किलो आम है। ची से चित्तौड़गढ़ है, कू से कुंभलगढ़ है, गा से गागरोन है, जै से जैसलमेर है, रे से रणथंबोर है, और आ से आमेर का किला है। ये 6 किले जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो ये पूछा जाता है कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है कौन सी नदियों के संगम पर है? प्रश्न ऐसा आएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? कौन सी नदियों के संगम पर है? नदियों के संगम पर है। तो आपको बताना है वह नदियां है गंभीरी और बेडच नदी है। कौन सी नदी है? तो याद रखना उस नदी का नाम है गंभीरी नदी है, और गंभीरी नदी के बाद आपकी बेडच नदी है। याद रखना गंभीर जो नदी है ना वह गंभीर नदी अलग है। करौली की एक नदी है गंभीर, यहां मैं कर देता हूं नोट करके, एक नदी है जिसका नाम है गंभीर, गंभीर नदी। ये गंभीर नदी कहां है? तो याद रखना ये करौली में। फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंभीरी और बेडच है। फिर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर राजस्थान में सर्वाधिक जो साके हुए वो साके कहां हुए?
तो सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी यही है, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है, शाखों वाला दुर्ग है। राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है। कितने शाखे हुए? तो याद रखना यहां पर 3 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। अब हम बात करेंगे तीनों शाखों के बारे में। चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे बहुत बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं। चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखों के बारे में जानकारी देता हूं मैं। चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे। आप सबने पढ़ा होगा, मुझे पता है, सभी अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये सारी चीजें पुणे में आपको बता देता हूं, क्योंकि बार बार पढ़ने से हमें चीजें कंठस्थ होती हैं और स्थायित्व आता है हमारे ज्ञान के अंदर। प्रथम शाखे की हम बात करते हैं कि सर प्रथम जो शाखा हुआ था वो कब हुआ? प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। और प्रथम शाखा इस समय जो मेवाड़ का शासक था, वह शासक कौन था? तो याद रखना रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह, यानी प्रथम शाखे के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह था। फिर बात आती है कि सर यहां पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, तो पहले शाखे में जो आक्रमणकारी था उसका नाम आता है एके या फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बोलते, क्या बोलते? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। 2 चीजें लिखी चित्तौड़ के शाखे में मैंने। पहली तो मैंने ये लिखी कि प्रथम शाखा कब हुआ था, तो याद रखना प्रथम शाखा 1303 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1303 के अंदर हुआ है। फिर हमने बात करी शासक कौन था यहाँ का? रावल रतन सिंह। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस बात करते हैं कि सर रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? रावल रतन सिंह के सेनापति, रावल रतन सिंह के सेनापति की जब भी बात आए तो याद रखना वे थे गोरा और बादल। कौन थे? याद रखना गोरा वे बादल थे। यहां पर गोरा बादल ने क्या किया? याद रखना केसरिया किया है। रावल रतन सिंह ने, गोरा बादल ने क्या किया? केसरिया किया। गोरा बादल ने और रावल रतन सिंह ने क्या किया था? यहां पर केसरिया किया है। प्रश्न भी यह भी पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में केसरिया किसने किया है? तो रावल रतन सिंह और गोरा वे बादल ने यहां पर क्या किया है? केसरिया किया है। आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी है। फिर देखा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई साहब यहां पर जोहर किसने किया है? जोहर किया है महारानी पद्मिनी ने। महारानी पद्मिनी ने। कितनी रानियां थी? तो 1600 रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ इन्होंने जोहर किया। रानियों के साथ। याद रखना सबसे बड़ा जो जोहर कुंड है वो भी कहां का है? चित्तौड़गढ़ का है। सबसे बड़ा जोहर कुंड कहां का है? चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा जोहर कुंड वहां है। यहां पर प्रत्येक शाखे के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया था। चित्तौड़गढ़ का क्या कर दिया था? याद रखना नाम परिवर्तन किया इसने। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या नाम रखा था? तो नाम रखा है खिरजाबाद। खिरजाबाद, यानी चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा है? तो आप सभी को पता होगा खिरजाबाद इसका नाम रखा गया था। बेसिकली जो चीजें पूछी जाती एग्जामिनर के द्वारा वो यही चीजें पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। यहां ले लेता हूं मैं दूसरा शाखा। दूसरा शाखा हुआ था वो हुआ है 1534 और 35 में। सर इस समय जो है वो मेवाड़ का शासक कौन था? तो याद रखना मेवाड़ का जो शासक था वह शासक था महाराजा विक्रमादित्य। कौन था? याद रखना विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, क्योंकि जब विक्रमादित्य बच्चा था, क्योंकि राणा सांगा की खानवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और जब राणा सांगा की खानवा के युद्ध में मृत्यु होती तो उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी विक्रमादित्य जो है उस समय राजगद्दी पर बैठते हैं। जब राजगद्दी पर विक्रमादित्य बैठे थे तो याद रखना इसी समय इनकी माता थी विक्रमादित्य की, और इनकी माता का नाम आता है याद रखना
कर्मावती। माता कौन थी याद रखना, मां कर्मावती, माता थी कर्मावती, या इसे हम कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, कर्णावती। ये जो कर्मावती कर्णावती हैं, इनकी क्या बनी थी याद रखना, संरक्षिका बनी थी, संरक्षिका बनी। यानी ये जो विक्रमादित्य है ये याद रखना नाबालिग था, क्या था, नाबालिग यानी छोटा बच्चा था, नाबालिग, नाबालिग। तो इनकी संरक्षिका कौन बन गई, इनकी माता। यहां पर पूछा जाएगा सर आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखना आक्रमणकारी अगर आपसे पूछे तो वो था बहादुर शाह, बहादुर शाह। और ये कहां का था, तो याद रखना ये गुजरात का था, बहादुर शाह गुजरात। हुआ क्या था कि एक बार तो मां कर्मावती ने, जब इसने 34 में आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, उस समय मां कर्मावती ने इस बहादुर शाह को जो है वो घाघरोन का जो इसको कुंभलगढ़ सॉरी रणथंबोर का दुर्ग देके इसको एक बार भेज दिया था, भाई साहब रणथंबोर की आप जो है जागीर ले लीजिए और यहाँ चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण मत कीजिए। तो ऐसा जो है वो कहा जाता है कि जब ये जो है बहादुर शाह किला लेकर चला गया तो इसके मन में एक ख्याल था, यार वहां तो कुछ होता ही नहीं है और वो रियासत ना तो पैसे देती ना कुछ, मुझे तो चित्तौड़ चाहिए। तो इसके मन में एक लालच आ गया था, एक इसके मन में एक बहुत भी बड़ा ये समझिए द्वंद था कि मुझे तो चित्तौड़ जीतना है, मैं ये रणथंबोर लेकर क्यों जा रहा हूं। तो पुणे वापस लौट कर आता है और 35 में इसने वापस पुणे आक्रमण कर दिया था, कहां पर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर। तो पहली बार तो इनको रणथंबोर देकर भेज दिया था। जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना उस समय मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। फिर सर यहां पर केसरिया किसने किया है, तो याद रखना यहां पर केसरिया किया है एक व्यक्ति हुए हैं बाघ सिंह जी, जो राणा सांगा के साथ में खानवा के युद्ध में भी थे। बाघ सिंह ये कहां के थे, तो याद रखना ये देवलिया गांव के थे, देवलिया गांव। देवलिया गांव आपको पता है कहां पड़ता है, तो ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ के ये देवलिया गांव के बाघ सिंह जी थे जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर केसरिया किया था। प्रश्न पूछा जाएगा सर यहाँ पर मां कर्मावती थी, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जोहर किया है। जोहर किसने किया, तो मां कर्मावती ने यहाँ पर क्या किया है, जोहर किया, याद रखना जोहर किया। यानी कर्मावती ने तो जोहर किया और बाघ सिंह जी ने क्या किया, केसरिया किया। आक्रमणकारी कौन था, बहादुर शाह था। मेवाड़ का उस समय शासक था विक्रमादित्य। अब हम मेवाड़ की तीसरे साके की बात करते हैं। मेवाड़ की तीसरे साके की बात करेंगे तो देखते हैं तीसरा साका क्या कहता है। चलिए यहां मैं लिखता हूं मेवाड़ का तीसरा साका, मेवाड़ का तीसरा साका। सब जानते हैं वैसे मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था 67 और 68, यानी 1567 और 68 में मेवाड़ का क्या हुआ था, तीसरा साका संपन्न हुआ था। सर इस समय शासक कौन थे, तो इस समय जो शासक थे मेवाड़ के उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। इस समय आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखना आक्रमणकारी था अकबर। कौन था, तो याद रखना अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था 1567-68 में। सर यहां पर आप हमें बताओ केसरिया करने वाले व्यक्ति कौन है, केसरिया किसने किया, तो यहां पर जो केसरिया किया था वो किया है जयमल पत्ता ने, जयमल व पत्ता तथा कल्ला राठौड़, कल्ला जी राठौड़। ये व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी तो डोरिया जी है, ऐसे बहुत सारे जो इनके उदय सिंह जी के दरबार में रहते थे, प्रधानमंत्री हुए, इनके जो अलग अलग प्रकार के जो इनके विभाग हुआ करते थे, उन विभागों के जो महत्वपूर्ण कर्मचारी थे जो मेवाड़ के लिए मर मिटना पसंद करते थे। मेवाड़ की ये भूमि रही प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी भूमि है जहां पर लोगों को ये गम नहीं था कि हमारा शीश कट जाए, है ना, गम ये था कि कभी भी बाहरी आक्रमणकारी हमारे इस दुर्ग के दरवाजे खोल ना पाए। जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है तो उस समय जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौड़ होते हैं। यह अकबर की सेना से इतनी विशाल सेना थी, उस विशाल सेना से इन्होंने लोहा लिया था। और कहा जाता है कि जब कल्ला राठौड़ और जयमल ये दोनों मेड़ता के थे, मीराबाई से संबंधित थे,
तो महाराणा प्रताप इन्हें चित्तौड़गढ़ लेकर आ गए थे और यही कारण था कि जयमल और फत्ता को जो है शरण दे दी थी उदय सिंह जी ने, इसलिए अकबर ने आक्रमण किया। बाकी एक गुजरात का एक शासक था जिसको शरण दी थी महाराणा उदय सिंह जी ने, इसलिए दूसरा कारण था। अब ये दोनों योद्धा ऐसे हैं कि जब जयमल जी लड़ रहे थे इस युद्ध में तो इनकी संग्राम बंदूक थी अकबर के पास, उससे जयमल जी घायल हो गए थे। जब घायल होते तो इनका भतीजा था कल्ला राठौड़ और जयमल जी इनके कल्ला राठौड़ के जो है वो चाचा जी थे। तो इन्होंने जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और भयानक तरीके से युद्ध किया था और लोगों ने देखा तो कहा कल्ला जी राठौड़ को 2 सिर वाले देवता और 4 हाथों वाले देवता के नाम से संबोधित किया था। ये फत्ता था 17-18 साल 21-20 साल की एज के समथिंग ये लड़का था और ये एक वीर योद्धा था, इतना हवा में उछल उछल कर युद्ध कर रहा था कि अकबर को लगा यार कि ये व्यक्ति जो है अगर रहा ज्यादा देर तक तो मुगली सेना को समाप्त कर देगा, तो अकबर ने इसे भी गोली के एक वार से जो है मार डाला था। फिर आगे आता है सर यहां पर केसरिया किसने किया, तो फत्ता जी की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। तो याद रखना ये मां फूल कंवर भी बड़ी महत्वपूर्ण वीरांगना हुई है, याद रखना कौन है, फूल कंवर है, फूल कंवर है। और इस फूल कंवर ने क्या किया, यहां पर याद रखना जोहर किया था। फूल कंवर किसकी पत्नी थी, तो याद रखना ये फत्ता जी की पत्नी थी, फत्ता की क्या थी याद रखना पत्नी। और ये फत्ता जी आपको बताए सिसोदिया के जो फत्ता जी सिसोदिया थे ये अपने बिजोलिया के निवासी थे और अजबदेव पोहार के रिलेशन में ये भाई बंधुओं में लगते थे, तो ये भी चित्तौड़ आ चुके थे। तो ये चित्तौड़ की 3 शाखे मैंने आपको बताए, आई होप आपकी क्लियर हुआ होगा। पहला शाखा जो है वो 1301-3 में हुआ था और दूसरा शाखा जो है वो 1534-35 में हुआ है और तीसरा जो शाखा हुआ है वो हुआ है 1567-68 में। प्रथम शाखे में जो आक्रमणकारी था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे में आक्रमणकारी था बहादुर शाह, तीसरे में आक्रमणकारी अकबर। पहले में जो शासक था रावल रतन सिंह, दूसरे में जो शासक था विक्रमादित्य, तीसरे में जो शासक था महाराणा उदय सिंह। इस समय रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल ने केसर किया और स्वयं रतन सिंह जी ने केसरिया किया। यहां पर केसरिया करने वाले बाघ सिंह जी थे और इन बाघ सिंह जी की जो है याद रखना छतरी भी बनी हुई है। बाघ सिंह जी की क्या बनी हुई याद रखना, इनकी छतरी बनी हुई है। और इनकी छतरी कहां बनी हुई, तो याद रखना इनकी छतरी पांडल पोल में के पास बनी हुई। पांडल पोल कौन सा पोल है, पांडल पोल पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर इनकी क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। और यहां पर बात करते हैं कल्ला राठौर और जयमल फत्ता की, तो इनकी भी क्या बनी हुई याद रखना छतरी। वैसे फत्ता जी की छतरी भी बनी हुई है रामपोल में, कहां पर बनी हुई है याद रखना, फत्ता जी की छतरी है वो फत्ता की छतरी बात करते हैं अपन इनकी तो रामपोल में, कहां पर है रामपोल के अंत इनकी जो छतरी है वो कहां पर है रामपोल में। ये आगे मैं लिखवाने वाला हूं वैसे भी, क्योंकि अपन लिखेंगे छतरियां हवेलियां मंदिर मस्जिद यहाँ की क्या क्या विशेषताएं भी सारी चीजें देखेंगे। तो ये एक बेहतर तरीका है, आई होप आपको यहां से कुछ समझ में आया होगा। तो मैं समय देता हूं आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अपना जो इसमें आता है फैक्ट वो आता है कि सर इसके अंदर क्या क्या बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कालिका माता मंदिर है, याद रखना कालिका माता मंदिर है। ये कालिका माता मंदिर है ना, पूर्व में एक सूर्य मंदिर रहा था, याद रखना पूर्व में क्या था, ये सूर्य मंदिर था। पूर्व में सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर था। प्रश्न आ जाएगा कि कालिका माता मंदिर जो है वो पूर्व में किस का मंदिर था, तो सूर्य भगवान का मंदिर था। फिर हम बात करते हैं कि सर और कौन से मंदिर हैं यहां पर, तो मंदिर देखा जाए तो मीरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है, मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखना ये जो मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर काफी फेमस मंदिर रहा है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बाकी मीरा जी के मंदिर जो है वो मेड़ता नागौर में भी बने हुए। यहीं पर मीरा जी के क्या रखे हुए, पगलिया रखे हुए, पगलिया मीरा जी की याद रखना यहां पर पगलिया रखे हुए हैं। कहां पर रखे हुए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर देखा जाए सर और कौन से मंदिर हैं, तो यहां पर सेमीदेश्वर मंदिर है, सेमीदेश्वर मंदिर बना हुआ है। और ये सेमीदेश्वर जो मंदिर है इसे याद रखना मोखल मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
मोखल, मोखल मंदिर है। और ये मोखल मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया है, याद रखना, महाराणा मोखल ने इसका निर्माण कराया। महाराणा मोखल, महाराणा मोखल द्वारा क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया था, याद रखना, द्वारा निर्माण करवाया गया, इसलिए इसे मोखल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सर यहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर है। ये जो तुलजा भवानी मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण, प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है बनवीर। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना बनवीर ने करवाया है। निर्माण करवाया है बनवीर द्वारा। ये बनवीर कौन था, तो मैं जानकारी दे देता हूं, याद रखना। यहां पर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति हुआ है पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन हुआ है, पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पासवान थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान, जिसका नाम था पुतल दे। पासवान थी जिसका नाम था पुतल दे। इस पुतल दे का क्या था, याद रखना, पुत्र था। पुतल दे का पुत्र था। बनवीर पुतल दे का पुत्र था, जो विक्रमादित्य की हत्या कर देता और महाराणा उदय सिंह जी को भी ये मारना चाहता था। लेकिन आपको पता है कि पन्नाधाय के असीम बलिदान की वजह से, अपने पुत्र का बलिदान की वजह से महाराणा उदय सिंह जी को सकुशल कुंभलगढ़ पहुंचाया गया था। ये वही बनवीर था। इस बनवीर की, याद रखना, मृत्यु कब हुई, तो इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखना, वो हुई है मावली का युद्ध। मावली का युद्ध हुआ था, आपको पता है, मावली का युद्ध। और ये मावली का युद्ध हुआ था 1540 में। इस 1540 में उदय सिंह ने बनवीर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। एक मंदिर आता है और उसका नाम हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, तुलजा भवानी मंदिर तो हो गया। एक मंदिर है जिसका नाम है आपका बाण माता का मंदिर। बाण माता का मंदिर। ये बाण माता जो है, याद रखना, ये गोहिल वंश की क्या रही है, तो गोहिल वंश की कुल देवी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गोहिल वंश की कुल देवी। गोहिल वंश की कुल देवी कौन है, तो याद रखना बाण माता है। और गोहिल वंश की बाण माता, इसके अन्य मंदिर देखे जाए तो इनके अन्य मंदिर जो है वो आपको उदयपुर में भी देखने को मिलेगा और कुंभलगढ़ में भी देखने को मिलेगा। उदयपुर व कुंभलगढ़ में भी इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। फिर एक मंदिर यहां पर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, याद रखना, कौन सी देवी है, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ये जो है गोहिल वंश की आराध्य देवी है। गोहिल वंश की क्या है, याद रखना, वंश की आराध्य देवी है। अन्नपूर्णा देवी गोहिल वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं, याद रखना है। इसी अन्नपूर्णा देवी को तुरताई माता के नाम से जानते हैं, तुरताई माता। वैसे अन्नपूर्णा के नाम से अपन शीला देवी को भी जानते हैं। अन्नपूर्णा के नाम से किसको जानते हैं, शीला देवी को। अच्छा, मुंज परमार ने भी एक कौन सा मंदिर बनाया था यहां पर, कमेंट में आंसर कमेंट करके बता देना उसका, कि मुंज परमार हुआ था, उसने कौन सा मंदिर बनाया था। ठीक है, बिल्कुल, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा मंदिर बनाया था, याद रखना, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, याद रखना, इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया मुंज परमार ने। मुंज परमार, मुंज परमार ने चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं सर और क्या बने हुए इसके अंदर। तो नवलखा यहां पर, याद रखना, भंडार है। यहां पर क्या स्थित है, चित्तौड़गढ़ में नवलखा भंडार है। और नवलखा यहां पर बुर्ज है। नवलखा, याद रखना, यहां पर क्या है, बुर्ज। नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार कहां पर है, ये दोनों के दोनों याद रखना है आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वैसे नवलखा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट भी हैं चित्तौड़गढ़
दुर्ग है। एक वैसे बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि नवलखा दरवाजा किस दुर्ग में बना हुआ, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। याद रखना, नवलखा दरवाजा, ये जो नवलखा दरवाजा है ना, ये रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग का क्या है, याद रखना, दुर्ग का प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, नवलखा दरवाजा है। फिर इसके बाद सर हमें और कौन से पूछे जाएंगे, तो याद रखना यहां पर महल है, जैसे महारानी पद्मिनी का महल है, महारानी पद्मिनी का यहां पर महल बना हुआ है, पद्मिनी का महल है। और कहा जाता है महारानी पद्मिनी के महल में जब अलाउद्दीन खिलजी उन्हें देखने के पर्पज से जब आया था, तो कहा जाता है कि उनको कांच में दिखाया था, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि कांच का आविष्कार उसमें हुआ नहीं था। 1600 ईस्वी के बाद ही कांच का आविष्कार हुआ था। ये थोड़ी सी गलत बातें हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं। बाकी महारानी पद्मिनी का महल ये एक जल के बीचों बीच बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और काफी अच्छा मनोरम दृश्य है इस महल को देखने से लगता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, और वो है, याद रखना, कुंभा का महल। कौन सा महल है, कुंभा महल। महाराणा कुंभा ने इस महल का निर्माण करवाया था, जो आज चित्तौड़गढ़ की जर्जर स्थिति में ये दुर्ग पहुंच गया है। देखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं है, खंडर टाइप बचा हुआ है, क्योंकि पुनः निर्माण तो इन दुर्गों में होते नहीं है। फिर एक यहाँ पर महल बना हुआ है, उस महल का हम बात करते हैं, वो है फतेह प्रकाश महल है, फतेह प्रकाश महल है। ये जो फतेह प्रकाश महल है, महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय, वर्तमान में इसमें संग्रहालय संचालित है, इसमें चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय संचालित है, चित्तौड़ का। याद रखना इसमें क्या संचालित है, संग्रहालय संचालित है। वर्तमान में इसमें क्या संचालित है, याद रखना, चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय संचालित है। अभी 72वें जो मेवाड़ के शासक हुए थे, मेवाड़ के शासक, उनका यहां पर राज तिलक हुआ था, शासक उनका यहां पर राज तिलक हुआ था, राज तिलक हुआ। विश्वराज सिंह जी, आपने नाम सुना होगा, 72वें यहाँ के मेवाड़ के शासक थे जिनका यहाँ पर राज तिलक हुआ है। इनके बाद हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों और क्या बना हुआ है। तो यहां पर संत रैदास की छतरी है, याद रखना, संत रैदास की क्या बनी हुई है, संत रैदास की यहां पर छतरी है, 4 खंभों की। याद रखना कितने खंभे हैं इसमें, 4 खंभों की छतरी है। संत रैदास एक्चुअल में हुए कौन थे, तो याद रखना ये रामानंद जी के शिष्य थे। याद रखना रामानंद जी के क्या थे, याद रखना शिष्य थे, और मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के क्या थे, याद रखना ये गुरु थे। फिर आगे यहां पर एक छतरी बनी हुई जिसका नाम है बाघ सिंह जी की छतरी, बाघ सिंह जी की क्या बनी हुई, याद रखना यहां पर छतरी है। और बाघ सिंह जी की छतरी बनी हुई पांडन पोल, पांडन पोल। ये चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार है, याद रखना क्या है, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है, पांडल पोल है, जहां पर बाघ सिंह जी की क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। और ये मेवाड़ की दूसरे शाखे में क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेवाड़ के दूसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहां पर एक छतरी बनी हुई जिसका नाम है जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी। जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई, याद रखना भैरव पोल के पास, भैरव पोल, भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। एक छतरी बनी हुई है फत्ता जी की छतरी है, फत्ता जी सिसोदिया की छतरी, फत्ता जी सिसोदिया
की छतरी, और ये कहां बनी हुई? तो रामपोल के पास बनी हुई, रामपोल के पास। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं सर और क्या है चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चलेगा। कुछ इसके पोल देख लेते हैं। 7 प्रवेश द्वार है इसके, याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार, याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग हुआ है इसके 7 क्या हुए प्यारे विद्यार्थियों? प्रवेश द्वार हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार कौन कौन से हैं। जल्दी से मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। बता दीजिएगा जल्दी से कौन कौन से बने हुए यहाँ पर दरवाजे कौन कौन से हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए, यहां पर पोल जो बने हुए देखते हैं अपन। सबसे पहला पोल है, याद रखना, उसका नाम है पांडन पोल। कौन सा पोल हो जाएगा? यहां मैं लिख रहा हूं, इसको ऊपर लेके लिखते हैं बढ़िया अच्छी प्रकार से, वापस में नीचे कर दूंगा। देखो, पहला पोल है जिसका नाम है पांडन पोल। दूसरा पोल है जिसका नाम है हनुमान पोल। तीसरा पोल है जिसका नाम है भैरव पोल। चौथा पोल है जिसका नाम है आपका लक्ष्मण पोल। फिर है जाडन पोल। पांडल पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल, जाडन पोल, और है आपका राम पोल। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक और पोल बच गया है, गणेश पोल। गणेश पोल, ये 7 याद रखना क्या बने हुए दरवाजे। वैसे इसके पूर्व में एक दरवाजा बना हुआ है जिसे हम सूरज पोल के नाम से जानते हैं। पूर्व में भी इनके एक दरवाजा रहा है, ध्यान रखना, जिसका नाम है सूरज पोल। मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं। पूर्व में जो प्रवेश द्वार है, याद रखना, पूर्व में जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, उसका नाम है सूरज पोल। पूर्व में जो प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? याद रखना, सूरज पोल। पूर्व में जो दरवाजा है उसको सूरज पोल के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। सर और क्या है इसके अंदर? देखेगा, यहां पर मंदिरों की बात कर रहे थे अपन, तो यहां पर याद रखना कुंभ श्याम मंदिर भी है। यहां पर आगे लिख देता हूं मैं, कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर के बाद यहां पर देखा जाए संत बीस देवरी मंदिर है। संत बीस देवरी मंदिर है। फिर और कौन से मंदिर हैं? कुंभ श्याम मंदिर है, संत बीस देवरी मंदिर है, सास बहू का झरना है। याद रखना, यहां पर सास बहू का क्या है? कुंड है। सास बहू का क्या है? यहां पर कुंड है। सास बहू का कुंड है। यहां पर याद रखना है और क्या बना हुआ है, तो याद रखना है कि सर इसके अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ है। ये जो विजय स्तंभ है ना, याद रखना, ये कितनी मंजिला है? तो याद रखना ये 9 मंजिला है। मंजिला कितना है? तो 9 मंजिला है। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना इसका जो निर्माता था, निर्माता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है।
इसे हम मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। यानी विजय स्तंभ को हम क्या कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को हम क्या कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। सर ये मूर्तियों का अजायब घर है, सब कुछ है, और इसकी 9वीं मंजिल जो है, 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने से। मंजिल का पुणे जो निर्माण करवाया था, पुणे निर्माण वो किसने करवाया था, यार ना महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराजा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण कराया, स्वरूप सिंह द्वारा। यानी महाराजा स्वरूप सिंह ने बिजली से क्षतिग्रस्त हुए भाग का पुनः निर्माण करवाया गया। वैसे विजय स्तंभ बहुत बड़ा है ना, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी कितनी सीढ़ियां हैं, कितना फीट ऊंचा है, और कौन सी मंजिल पर जो है वो 9 बार यहाँ पर जो है अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रही हैं। आगे हमारा एक स्तंभ आता है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ आता है, याद रखना, और ये किसके विजय के उपलक्ष्य में जीता, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। मालवा सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य, सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया, विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया। यानी विजय स्तंभ का निर्माण, याद रखना है, सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को इन्होंने पराजित किया था 1437 ईस्वी में। 1436-37 आता है, याद रखना, इसलिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस पर डाक टिकट भी जारी है। और फिर आगे हम बात करते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का जो है वो प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है कीर्ति स्तंभ अभिलेख। कीर्ति स्तंभ देखिए, ये कीर्ति स्तंभ है ना, वर्तमान में तो वैसे ये भी बंद है, याद रखना, वर्तमान में क्या है, ये भी बंद है। अब इसके ऊपर नहीं जा सकते अपन, पहले तो इसके अंदर जा सकते थे, वर्तमान में बंद है। जब हम इस दुर्ग में घूमने के लिए जाते थे पहले, तो इसके हमेशा दरवाजे जो है खुले मिलते थे, और अभी हम अगर जाते हैं इस दुर्ग में तो अभी इसके दरवाजे खुले हुए नहीं मिलेंगे, और इसको देखने के लिए भी टिकट लिया जाता है क्योंकि यूनेस्को की सूची में शामिल है। कीर्ति स्तंभ ये कितना मंजिला है, तो याद रखना ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। 75 फीट ऊंचा है, याद रखना, 75 फीट क्या है, ऊंचा है। और इसका निर्माण करवाया था जैन जीजा के द्वारा करवाया। जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी जिसका नाम है जीजा, जैन व्यापारी है, उसका नाम है जीजा, जीजा के द्वारा करवाया। जीजा द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। इसके बाद सर चित्तौड़गढ़ में और क्या है, तो छोटी बड़ी जानकारियां चित्तौड़गढ़ के अंदर अथाह है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। और भी देखे तो यहाँ पर सलोम्बर ठिकाने की अगर आपको जो है वो छतरी देखने को मिले, तो वो भी सलोम्बर ठिकाने की छतरी भी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बनी हुई, वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो एक बार कमेंट करके बताएं यहां तक आपके कुछ समझ आया हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ की एक प्रसिद्ध खिड़की भी है जिसका नाम है लाखोटा बारा। याद रखना, एक खिड़की है यहाँ की, और उस खिड़की का नाम है लाखोटा बारा। लाखोटा बारा ये एक यहाँ की खिड़की भी रही है, जो प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, इसको भी छाप लेना। यहां पर याद रखना, चित्तौड़गढ़ का राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मृगवन संचालित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मृगवन स्थापित है। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो इसकी स्थापना हुई थी, आई होप 1969। देख लेना, आप मुझे बता देना कमेंट करके सर क्या है इसका। वैसे एक्चुअल में 1969 इसका राइट आंसर होना चाहिए।
फिर सर इसके बाद और इस दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं, तो इस दुर्ग के बारे में बहुत सारी अपने बातें करी है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये अपना एक दुर्ग था जिस दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे थे, ये चित्तौड़गढ़ का किला था। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है, याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं आपको क्या पढ़ा है अपन ने। देखिए हम पढ़ रहे थे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, क्या पढ़ रहे थे? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा है, निर्माता इसका चित्रांगद मौर्य। पहाड़ी चित्रकूट है, निर्माता चित्रांगद मौर्य। उपनाम राजस्थान का गौरव, दक्षिणी में मालवी सीमा का प्रेरी, दक्षिणी राजस्थान का प्रेरी चित्रकूट है, या इसे कहते हैं दुर्गों का सिरमौर। क्या बोलते हैं? दुर्गों का सिरमौर बोलते हैं, दुर्गों का सिरमौर। फिर है आकृति है इसकी वेल मछली के समान या टोपी नुमा है। पठार कौन सा है? तो याद रखना ये मेसा के पठार पर बसा हुआ है। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर कृषि की जाती है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। कहावत है, ये कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़ैया है। और धानबंद दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणी दुर्ग में इसकी गणना होती है। 2013 में जो है 6 दुर्गों को शामिल किया गया, उसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 किले थे। फिर पढ़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, याद रखना, बना हुआ मंदिर है, दुर्ग है। और राजस्थान में सर्वाधिक 3 शाखे हुए, याद रखना। पहला 1303, 1534-35 और 1567 और 68 है। याद रखना एक प्रश्न आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी यहीं पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कुंड है, याद रखना, जौहर कुंड। और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा जो हुआ है वो, याद रखना, 1303 में हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कब हुआ? तो 1303 में हुआ, याद रखना। ये तो 1303 में राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है, सबसे बड़ा शाखा है। जबकि राजस्थान का सबसे प्रथम शाखा रणथंभौर का हुआ था 1301 के अंदर। और दूसरा शाखा ये आपके हुआ है 1534-35 में। तीसरा शाखा हुआ था 67-68 में। फिर था यहाँ पर कालिका माता मंदिर है, मीरा मंदिर है, पगलिया रखे हुए, शिवदेश्वर मंदिर है, महाराणा मोकल ने निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर है, बनवीर ने कराया था। बनवीर मालवी के युद्ध में मारा गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी पासवान थी, पुतलदेव का पुत्र था। बाण माता का मंदिर गोयल वंश की कुल देवी है। अन्य मंदिर इनका उदयपुर, कुंभलगढ़ में बने हुए हैं। और अन्नपूर्णा देवी गोयल वंश की आराध्य देवी है, तोरताई माता कहते हैं। भुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण कराया था वो मुंज परमार ने इसका निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में है। और आगे हमने देखा कि नवलखा भंडार है, नवलखा बुर्ज है, महारानी पद्मिनी का महल है, कुंभा महल है, फतेह प्रकाश महल है। फतेह प्रकाश महल वर्तमान में इसमें चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय संचालित है। और मेवाड़ के 72वें शासक हुए थे विश्वराज सिंह जी का, उनका यहाँ पर राज तिलक किया गया था। संत रैदास की छतरी 4 खंभों की है, रामानंद जी के शिष्य थे और मीराबाई के गुरु थे। बाघ सिंह जी की छतरी पांडनपोल में बनी हुई, जो प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ का। मेवाड़ के दूसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल पत्ता की जो छतरी वे वो भैरवपोल में, चित्तौड़गढ़ में। ये मेवाड़ के तीसरे शाखे में, जो याद रखना, तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। फत्ताजी सिसोदिया रामपोल के पास इनकी छतरी बनी हुई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है, पांडल पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, लक्ष्मण पोल है, झाड़न पोल है, राम पोल और गणेश पोल है, ये इसके दरवाजे हैं। फिर आगे बात करते हैं, कुंभश्याम मंदिर है, संत बीस देवरी मंदिर है, सास बहू का यहाँ पर कुंड है, विजय स्तंभ बना हुआ है जो 9 मंजिला है, वर्तमान में बंद है, निर्माता महाराणा कुंभा है। मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। 9वीं मंजिल पर पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में इसको जो है बनाया गया। और ये प्रतीक चिन्ह किसका है? तो याद रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर आपसे पूछे प्रतीक चिन्ह, तो याद रखना प्रतीक चिन्ह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अजमेर का क्या है? ये प्रतीक है। और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक है, याद रखना, राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? ये प्रतीक माना जाता है। फिर हमने देखा कीर्ति स्तंभ मंजिला 7 है, 75 फीट ऊंचा है, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा करवाया गया निर्माण। खिड़की है यहाँ पर एक जिसका नाम है लाखोटा बारी। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मृगवन यहाँ पर स्थापित है। और फिर हमने बात करी है, ये सारी किसके बारे में थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो पढ़े थे अपन, सारी बातें हैं। यहाँ पर वैसे गोमुख कुंड भी है, याद रखना, एक वो और याद आया, गोमुख कुंड है।
गोमुख कुंड है। यहाँ पर गोमुख कुंड है। वैसे फतेह जी का भी महल है, जयमल जी का भी महल है, और ऐसी बहुत सारी जानकारियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज अपन केवल और केवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे, और अगला जो हमारा कल का दुर्ग होने वाला है वह दुर्ग होगा हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। फिर मेहरानगढ़ के बाद अपन पढ़ेंगे अपना दूसरा दुर्ग होगा, वो होगा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। कल अपन 2 दुर्ग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल बहुत ज्यादा देता हूं और आसानी से पढ़ाता हूं मैं आपको, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। तो सभी को अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली क्लास में मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, आराम से मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।